Origin and evolution of life in that 5.5 mutation theory. Now, what is the meaning of a mutation? Mutation is nothing but the sudden change in a nucleotide sequence of a DNA and RNA. Okay, जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? सो दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट दैट इज जीन, और जीन के अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस. So many type of nucleotide are came together to forming a one stand that is called it as a DNA. और ये DNA के न्यूक्लियोटाइड में अगर सडनली चेंज हो गया, नॉर्मली चेंज होता है बट ये चेंज बहुत टाइम में या तो इवोल्यूशन के लिए जो भी हेल्प होता है वो चेंज होता है जीन में, बट ये चेंज जो भी होता है ये सडनली नहीं होता है नॉर्मली. बट इफ देर इज अ सडनली न्यूक्लियोटाइड इज अ चेंज. So this type of a change and a sudden change of a nucleotide and a spontaneous change of a nucleotide is called it as a mutation. Okay, is called it as a mutation and discontinuous variation. Okay, so हम लोग इसके बारे में ही लेंगे. So this theory of mutation was proposed by a scientist Hugo de Vries in 1901. Now you can see the picture of that person. 1901 में इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी का प्रपोज किया है. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ह्यूगो de Vries. आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल ने जो वर्क किया था 19,000 में, उसके बाद में इन्होंने ये म्यूटेशन थ्योरी लाया है. He proposed this theory based on his observation on a 7th generation of the plant evening primrose. Scientific name of the plant is called it as a Onathera lamarckina. Okay, now you can see this diagram. आपको जो डाउनवर्ड साइड में जो एक पिक्चर दिख रहा है, दिस इज अ इवनिंग प्राइमरोज करके जो प्लांट है, ये टाइप के फ्लावर होते हैं उसके ऊपर. और इस प्लांट के ऊपर इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है. और एज लाइक मेंडल ने जैसे स्टडी किया था प्लांट का, पी प्लांट के ऊपर, वैसे ही इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज ये जो प्लांट है इसके 7 जनरेशन को स्टडी किया. 7 जनरेशन जैसे मेंडल ने स्टडी किया था वैसे, यानी कि 2 अलग अलग प्लांट को लेके और फिर उसका क्रॉसिंग किया. ये हो गया एक जनरेशन. देन सेकंड जनरेशन, फिर उसके जो चाइल्ड मिले उसके फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन और फिर फिफ्थ, ऐसे करके 7 जनरेशन. आई बंद करा, जस्ट अ मिनट, आई बंद करा. ओके, सो लाइक दैट वाइज इन्होंने कितने जनरेशन इसके स्टडी किए? ये प्लांट के 7 जनरेशन स्टडी किए. Now, what happened? He found that though most of the offspring resemble their parents in many character, some of the offspring shows the appearance of sudden and spontaneous variation, clearly different from the phenotypic expression of the parent. So normally क्या होता था कि ये जब भी plants को क्रॉस करते थे, so at that time क्या होता था, जो भी ऑफस्प्रिंग मतलब उससे मिलने वाले जो सीड है और उसको प्लांटेशन करने के बाद जो नया प्लांट आता था उसके जब भी एक्सप्रेशन को स्टडी किया, सो उनको क्या मिला है कि 99 या तो कितने तो भी परसेंटेज मोस्ट ऑफ जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे थे वो उनके पेरेंट्स के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो कर रहे थे. वो उनके पेरेंट्स के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो कर रहे थे. बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आया? सो इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा है कि सम ऑफ द प्लांट, इनके स्टडी के अंदर देयर आर सम ऑफ द प्लांट विच आर शोइंग अपीयरेंस ऑफ सडन एंड स्पॉन्टेनियस वेरिएशन. मतलब कि वो सडनली कुछ अलग पेरेंट से अपीयरेंस दिखा रहे थे, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पेरेंट का छोड़ के कुछ अलग अपीयरेंस. लाइक वाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के वाइज सुन लो कि यहाँ पर जो येलो कलर है तो ये येलो कलर का थोड़ा सा पिंक कलर हो गया, तो रेड कलर हो गया, तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया. तो वैसे टाइप का कुछ अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कुछ प्लांट ने शो किया, नॉट ऑल द प्लांट. And this sudden variation, according to this Hugo de Vries scientists, these sudden variation were called mutation and discontinuous variation. और इसी को चेंज को, ये जो वेरिएशन जो नया आया था, सडनली जो आया था,
नॉर्मली वेरिएशन आता है बट इसको बहुत टाइम लगता है, बट ये सडनली जो वेरिएशन आया था इसको ही इस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड इट एज अ म्यूटेशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो द व्राइस दैट चेंज इज म्यूटेशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस ऐसे बोला है बिकॉज ये जो वेरिएशन है ये इसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। मतलब कि एक बार अगर पिंक फ्लावर आ गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से पिंक आना चाहिए, तो वो वैसे वाले डिसकंटिन्यूअस थे, मतलब ये वेरिएशन हमेशा हमेशा नहीं दिखा रहा था, ये एक आध जनरेशन में आ रहा था और फिर दूसरे जनरेशन में नहीं दिख रहा था। ओके, सो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now we will go to our next slide. See all of you. Okay, now you can see that diagram. यही वाला वो प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दैट थियरी, वेरिएंट ऑस्प्रिंग मींस जो भी ऑस्प्रिंग अलग कुछ कैरेक्टर शो कर रहे थे फिनोटिपिकली, दैट वेरिएंट ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस अ वेरिएंट and not a normal plant. That is, these changes were inheritable. Okay, inheritable means ये जो भी चेंज हो रहा था, okay, ये जो भी प्लांट के अंदर चेंज हो रहा था, these are not the normal plant because these are not transmitted from one generation. मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा था, और प्लस ये जो वेरिएंट, जो वैरायटी ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ नया आ रहा था, दिस इज नॉट द नॉर्मल, बिकॉज जो जितने प्लांट थे उसके अंदर सम ऑफ द प्लांट, कुछ ही कुछ गिने चुने जो प्लांट थे वही सिर्फ ये चेंज दिखा रहे थे, नॉट ऑल प्लांट आर शोइंग दैट वेरिएशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था, ही आल्सो ऑब्जर्व दैट सम वेरिएंट आल्सो प्रोड्यूस मोर वेरिएशन। जो कुछ उसमें से प्लांट थे जो वेरिएंट है वो वेरिएशन बहुत ही ज्यादा फॉर्म कर रहे थे। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट सम वेरिएंट also produce more variation, मतलब वो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन फॉर्म कर रहे थे। Now he noted that these sudden changes are inheritable and proposed the mutation theory। तो इनके हिसाब से ये जो भी सडन चेंज था ये इनहेरिटेबल था, and at the same time, okay, at the same time he proposed that theory, न्यू थ्योरी, दैट इज कॉल्ड इट एज अ म्यूटेशन थ्योरी। तो उन्होंने फिर ये थ्योरी को नेम दे दिया, दैट इज कॉल्ड इट एज अ म्यूटेशन थ्योरी। सो दिस इज all about this theory. Now there are some objection to this theory also। जो म्यूटेशन थ्योरी था इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्शन था, ये थ्योरी को भी प्योरली बेसिस पे accept नहीं हुआ। So there are some drawbacks on this theory. So what are the drawbacks in this theory of Hugo de Vries? So first one drawbacks, a large and discontinuous variation observed by Hugo de Vries were actually due to chromosomal aberration, whereas a gene mutation usually bring about minor change। Means इनको जो भी चेंज मिला था वो कैसे था, तो ह्यूगो द व्राइस को म्यूटेशन थ्योरी जो उन्होंने बोला था, ये थ्योरी के अंदर इनको जो चेंज मिला था ये बहुत ही ज्यादा लार्ज था। सो लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, तो ये जो वेरिएशन था ये डिसकंटिन्यूअस भी था, मीन्स ये एक ही जनरेशन में दिख रहा था। And whatever large and discontinuous variation observed by Hugo de Vries were actually chromosomal aberration according to other scientists। ये जो म्यूटेशन थ्योरी था इसको दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से ये म्यूटेशन नहीं था, तो ये था क्रोमोसोमल एब्रिएशन, जो कि लार्ज अमाउंट में मिलता है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्यादातर ट्रांसमिट भी नहीं होता। और इसी जगह पे अगर हम लोग म्यूटेशन लेंगे, दैट इज सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, सो इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाया था, बिकॉज दिस, इनको जो देखा था इन्होंने स्टडी किया था, अकॉर्डिंग टू अनदर साइंटिस्ट दिस इज क्रोमोसोमल एब्रिएशन वेयर एज अ जीन म्यूटेशन यूजुअली ब्रिंग्स अबाउट माइनर चेंज। अगर म्यूटेशन जो भी होता है तो वो बहुत कम चेंज फॉर्म करता है, मीन्स वो चेंज जो भी करेगा वो माइनर चेंज करेगा म्यूटेशन के अंदर, बिकॉज ये सडनली चेंज होता है और ये बहुत ही कम होता है और अल्टीमेटली ये चेंज भी बहुत लो करेगा। बट इनको जो चेंज मिला था बहुत लार्ज अमाउंट में मिला था। सो अकॉर्डिंग टू अनदर साइंटिस्ट, whatever theory given by and observed by Hugo de Vries, it is chromosomal aberration, not a mutation, because mutation बहुत ही माइनर होता है और बहुत लो अमाउंट में भी मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट इसका ऑब्जेक्शन थी, ये थ्योरी का ऑब्जेक्शन क्या था? रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अगर रिक्वायरमेंट देखें तो इसके अंदर म्यूटेशन होता है, बट इवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन का नंबर या तो म्यूटेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और इनको जो मिला था 7 जनरेशन में, जो भी चेंज मिला था ये बहुत ज्यादा मिला था। सो इसीलिए दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से ये जो रेट होता है म्यूटेशन का बहुत स्मॉल होना चाहिए, बट इनको रेट बहुत हाई मिला था, तो वो एक प्रॉब्लम था ये थ्योरी का। Now the third point for the objection of this theory is chromosomal aberration have a little significant in evolution as they are quite unstable। जो chromosomal aberration है इसको इवोल्यूशन के अंदर बहुत कम रोल है। इन इवोल्यूशन जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होता है इसका रोल बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू म्यूटेशन। म्यूटेशन का रोल ज्यादा होता है और क्रोमोसोमल एब्रिएशन का रोल बहुत ही लो होता है, बिकॉज ये क्वाइट अनस्टेबल। अनस्टेबल में से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्यादातर ट्रांसमिट नहीं होता, और ट्रांसमिट नहीं होगा तो मतलब फिर क्या हो जाएगा, तो वो इवोल्यूशन जो भी होता है, हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन, तो उसके अंदर वो कोई हेल्प ही नहीं करेगा। So according to another scientist, whatever observed by Hugo de Vries, this is chromosomal aberration, or according to another scientist, chromosomal aberration have a little significance in a evolution। evolution के अंदर इसका रोल भी बहुत ही लो है, because ये quite unstable है, ये ज्यादातर वर्क नहीं करेगा। So this is all about the objection to a mutation theory। Then there are some point related with that point। In our book there is some point related with the always remember करके हमारे बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट वन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डार्विन्स वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल। ओके, वेरिएशन जो चेंज होता है दैट इज वेरी स्मॉल एंड डायरेक्शनल। okay, and directional, whereas mutation is large and sudden, random and directionless। जो वेरिएशन होता है मतलब जो चेंज आता है किसी प्लांट के अंदर, स्पीसीज के अंदर, एनिमल के अंदर, तो ये स्मॉल अमाउंट में होता है, और प्लस इसको कुछ डायरेक्शन होता है। मतलब ये एक जनरेशन में हुआ, फिर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, फिर कुछ टाइम लेके फिर से आएगा, मीन्स उसको कुछ डायरेक्शन है। But at the same time whenever we are studying a mutation, so mutation large amount में होता है और ये suddenly होता है, because हमने पहले ही बोला वेरिएशन में क्या होगा, वेरिएशन में भी न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, बट इसको टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगता है। और एट द सेम टाइम अगर म्यूटेशन लेंगे तो म्यूटेशन में क्या हो जाता है, सडनली हो सकता है, यानी कि जस्ट ए मिनट, जस्ट हाफ आवर, और किसी भी दिन में जस्ट सडनली न्यूक्लियोटाइड चेंज हो। प्लस ये रैंडम है, रैंडम इन द सेंस इसका कुछ ये भी नहीं है, कहीं पर भी किसी भी वक्त हो सकता है, और डायरेक्शन लेंस है। जो म्यूटेशन है इसको कोई डायरेक्शन नहीं है, दे डोंट हैविंग एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि यहाँ हो जाएगा यहाँ नहीं होगा, वो कहीं पर भी कभी भी कैसे भी हो जाएगा। नाउ द ऑलवेज रिमेंबर में सेकंड पॉइंट क्या दिया देखो, डार्विन्स बिलीव दैट gradual inheritable variation over a long period of time leads to speciation। मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे होने वाले जो चेंज है और जो इनहेरिट हो रहा है, मतलब कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा, स्पेशिएशन, यानी कि नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो वही पॉइंट दिया है दैट ग्रेजुअल इनहेरिटेबल वेरिएशन over a long period of time leads to speciation, that is formation of a new species, while the Vries believe that mutation are the causes of speciation। okay, जो म्यूटेशन है इससे क्या होता है, सो म्यूटेशन आर द कॉजेज ऑफ स्पेशिएशन हो सकते, बट नॉर्मली ग्रेजुअली धीरे धीरे जो वेरिएशन होता है इसके वजह से स्पेशिएशन होने के चांसेस ज्यादा है। नाउ अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ओके, अगर सिंगल स्टेप में एक सिंगल टाइप में अगर बहुत बिगर अमाउंट में म्यूटेशन हो गया, सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इन अ सिंगल स्टेप at a large amount is called it as a saltation। okay, a single step
लार्ज म्यूटेशन, बहुत ही बड़े अमाउंट में सिंगल स्टेप में अगर कहीं पर म्यूटेशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ सॉल्टेशन. सो दिस इज ऑल